प्रोजेक्ट 1376 शायद नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन चाइना की तरफ से भारत के अंदर चलाया गया ये आज की डेट का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन है। ये कोवर्ट ऑपरेशन इस मोमेंट पे जब हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जब मैं आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ, दिन पर दिन मिनट पर मिनट ये प्रोजेक्ट आज की डेट में भारत में अनफोल्ड हो रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में चाइना भारत के अंदर क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इस ऑपरेशन के तहत ये जो प्रोजेक्ट 1376 उसने चलाया है, इसमें वो नॉन मिलिट्री मीन्स का प्रयोग करके भारत के अंदर सबवर्जन और सैबोटाज कर रही है। चाइना ने एक चीज़ समझ ली है, भारत के साथ लॉन्ग रन में एक मिलिट्री लड़ाई करने की रिक्वायरमेंट हमें है ही नहीं। वो ये इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसको ये पता है कि भारत में डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में लोगों के पास आज की डेट में इंटरनेट है और इस इंटरनेट का प्रयोग करके इस डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुझे फ़ायदा उठाते हुए भारत को सबवर्ट करके तोड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोजेक्ट 1376 को कंसेप्चुअलाइज किया गया है चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो कि उसकी सबसे प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी है। और उस प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी में इस प्रोजेक्ट को बेसिकली ड्रैगन ब्रिज के नाम से चलाया जा रहा है। और ये ड्रैगन ब्रिज के नाम से ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में चाइना क्या कर रही है, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले चाइना यहाँ पर हमारे पूरे इस प्रोजेक्ट के तहत जब भी भारत किसी भी बड़े देश के साथ या किसी भी अपने अच्छे संबंध रखने वाले देश के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज से चंद महीने पहले ही और या फिर उस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान चाइना हैकिंग सॉफ्टवेयर्स बनाकर बहुत सारी सेंसिटिव डिफेंस मिलिट्री इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे अभी हाल ही में पिछले 6 महीने के अगर हम इतिहास को देखें तो भारत ने 2 बड़े देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी। एक था भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज और दूसरी थी भारत और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज। इन दोनों एक्सरसाइजेज से जस्ट लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले चाइना ने भारत के अंदर सॉफ्टवेयर्स बनाकर, मैलवेयर्स बनाकर, जिनको मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करी। अब आप सोचेंगे कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज से पहले यदि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चोरी की हो भी गई तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा होता है, आप चीज़ को समझिए। अगर कोई बड़ा देश यानी कि सिंगापुर हो, यानी कि अमेरिका हो, कल को कोई और देश हो सकता है, अगर वो भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने आ रहा है और यहाँ पर उस मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत इंटर ऑपरेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो एक चीज़ तय है कि उस इंटर ऑपरेबिलिटी में वो ऐसी कभी भी चीज़ नहीं चाहेगा कि जो वो भारत के साथ डॉक्ट्रिनल लेवल पर मिलिट्री एक्सरसाइज में शेयरिंग करे कि उसका डेटा लीक हो जाए। आप गेम को समझने की कोशिश करिए कि सॉफ्टवेयर बनाकर भारत के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में ब्रीच करना, इससे भारत को कमज़ोर दिखाया जाता है। इससे अमेरिका के मन में एक आशंका पैदा होती है, सिंगापुर के मन में या किसी भी तीसरे देश के मन में एक आशंका पैदा होती है कि ये भारत के साथ हम इंटर ऑपरेबिलिटी करके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत। क्या भारत इस मिलिट्री इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाइड रख भी पाएगा या नहीं? चाइना का प्रोजेक्ट 1376 आज की डेट में ये बहुत बड़े तरीके से भारत के पिछले कई, हम लोग अगर इतिहास के इंसिडेंट्स को देखें चंद महीनों के, तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से नंबर 1 देखा जा रहा है। दूसरी बात, भारत के खिलाफ 2 जगहों पर चाइना ने प्रोजेक्ट 1376 को बढ़ावा दिया है। नेपाल एक ऐसी फ्रंटियर टेरिटरी है आज की डेट में चाइना के लिए कि जो नेपाल है वो पूरा का पूरा एक इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट बन चुका है चाइना के प्रोजेक्ट 1376 के हिस्से से अगर देखा जाए तो। वो कैसे हुआ? सबसे पहली बात, यहाँ पर नेपाल के अंदर चाइना ने मैंड्रिन लैंग्वेज, यानी कि जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, उसके बहुत सारे लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं। पहली बात तो ये सारे के सारे लैंग्वेज सेंटर्स जो खुले हैं ये तराई रीजन में है। नेपाल के तराई रीजन वही इलाका है जो नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आता है। चाइना ये बार बार कहता है कि इस पर्टिकुलर मैंड्रिन ट्रेनिंग लैंग्वेज सेंटर के थ्रू हम नेपाल के लोगों को वहाँ पर लैंग्वेज सिखा रहे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज, कि कल को ये चाइना की लैंग्वेज सीखने के बाद नेपाल का लेबर नेपाल में आके नौकरी कर पाए। पर सबसे बड़ी बात है, आंकड़ों को अगर आप देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि नेपाल की लेबर चाइना नहीं बल्कि नौकरी करने के लिए भारत आती है। चाइना ने ये जो लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर्स वहाँ पर बना के रखे हैं, उन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर चाइना ने मिनिएचर रेडार्स के थ्रू और अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को छोड़कर भारत के पूरे तराई रीजन के ऊपर नज़र रखने की कोशिश की है। भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ आज की डेट में इस बात से कई बार जो है खफा होती हैं कि
इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से चाइना का जो नेपाल में इतना दबदबा, और वो भी तराई इलाके में, बिल्कुल हमारे यूपी के बॉर्डर के इलाके में बढ़ चुका है, ये एक हमारे लिए खतरा है। आप एक मिनट के लिए अपने दिमाग में सोच के देखिए, चाइना लद्दाख में हमारे बगल में जुड़ा है, हिमाचल में हमारे बगल में जुड़ा है, उत्तराखंड में हमारे बगल में जुड़ा है, पूरे के पूरे नेपाल के थ्रू हमारे उत्तर प्रदेश के ऊपर नज़र रखी है। उसके बाद जैसे ही वो उत्तर प्रदेश का इलाका ख़त्म होता है, सिक्किम और अरुणाचल के ऊपर उस पूरे इलाके में भूटान के बाजू से होते हुए उसने हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट पे नज़र रखी है। भारत के कई सुरक्षा सलाहकार ये कहते हैं कि कल को अगर कभी ऐसे युद्ध की परिस्थिति हुई तो चाइना इस चीज़ में हिचकिचाएगा नहीं कि वो नेपाल के फ्रंट को प्रयोग करके भारत की जो गंगा वैली है उस पूरे प्लेन के इलाके पर भी कब्जा कर बैठे। ऐसे फ्यूचरिस्टिक सिनेरियोज को आज की डेट में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कि इंडियन आर्मी के अंदर का इंटेलिजेंस यूनिट है, वो इन चीज़ों को कई बार सिम्युलेट करके विजुअलाइज करते हैं। तो प्रोजेक्ट 1376 के तहत ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है ये चलाई जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आज की डेट में चाइना नेपाल को छोड़ के अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से लेके मालदीव से लेके ये जितने भी छोटे छोटे टापू देश हैं, इन सारे जगहों पर वो रिसर्च वेसल भेजता है। इन रिसर्च वेसल्स का एक जानबूझ के ऑब्जेक्टिव ये रखा जाता है कि इन रिसर्च वेसल्स के थ्रू चाइना जो है वहाँ पर रिसर्च के नाम पर हमारे पूरे के पूरे भारत के इलाके में स्नूपिंग करता है। और ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ सीमित नहीं रहती, क्योंकि चाइना भारत से बहुत गहरा आज की डेट में व्यापार करता है। चाइना के इस व्यापार के एक पैटर्न को भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑब्जर्व किया है। भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई बार सरकार को रिपोर्ट बनाकर ये दी है कि चीनी कंपनियां जब भारत आके भारत से व्यापार करती हैं तो ये सारे के सारे इनके व्यापार के जो केंद्र होते हैं, मुख्य केंद्र, यानी कि इनके जो हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस होते हैं, वो बड़े बड़े कमर्शियल सेंटर यानी कि मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, या फॉर दैट मैटर बेंगलोर हो गया, इन जगहों पर क्यों नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखें तो चीन के जितने भी बड़े व्यापारी भारत आते हैं, इन लोगों ने अपने जितने भी हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमिटी बहुत ही ज़्यादा भारत के जितने भी सेंसिटिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके आसपास है। भारत में जो हमारा उड़ीसा का राज्य है, उड़ीसा के राज्य में एक जगह है बालेश्वर, और बालेश्वर में हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है मिसाइल टेस्टिंग का। आज की डेट में चाइना ने उस मिसाइल टेस्टिंग रेंज के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज बालेश्वर के आसपास बिजनेसेस बिठा रखे हैं। चाइना ने कटक में अपने कई फैक्ट्रियों के और कई यूनिट्स के हेडक्वार्टर रख रखे हैं। तो बात ये चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट 1376 है चाइना का, ये जो ड्रैगन ब्रिज प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही साइलेंट और सटल तरीके से काम हो रहा है। और इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत भारत के अंदर जिस प्रकार से चाइना आज की डेट में ये हरकतें कर रहा है, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे सीमित नहीं है। चाइना ने भारत के अंदर एक और चीज़ समझी है। चाइना को ये बात मालूम है कि मुझे अगर भारत को आंतरिक तौर पर उसको अंदर तरीके से कमज़ोर करना है, तो उसको कमज़ोर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो। टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब चाइना कैसे करती है? 2-3 तरीके हैं। सबसे पहली बात यह है कि उसने कई आज की डेट में जर्नलिस्ट से लेके एकेडमिक थिंक टैंक्स जो हैं उन सब के साथ टाई अप किया हुआ है। इन टाई अप से क्या फ़ायदा होता है? ये जो टाई अप्स होते हैं चीन के द्वारा इन एकेडमिक थिंक टैंक्स में जितनी भी रिसर्च राइटिंग की जाती है, पहली बात तो ये प्रो चाइना तो होती ही होती है। उससे भी बड़ी चीज़, चाइना को ये बात पता है कि अगर मान लीजिए भारत के अंदर कोई थिंक टैंक है या कोई बड़ा प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, सफ़ेद बालों वाला, टांगे टेढ़ी करके बैठने वाला और एक इम्पेकेबल अंग्रेजी बोलने वाला, तो ये टाइप के लोगों का प्रयोग कैसे किया जाए? तो चाइना क्या करता है कि इनसे प्रो चाइना बातें नहीं करवाता, पर इनसे वन साइडेड एजेंडा की बातें करवाता है। अगर आप इन जैसे लोगों की राइटिंग्स पढ़ें, इन जैसे लोगों के इंटरव्यूज़ को सुने, तो आपको समझ आएगी कि इनका सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि एक ही पार्टी के खिलाफ बात करना, एक ही पार्टी का एजेंडा चलाना, एक ही पार्टी के लोगों को इन्वाइट करना, एक ही पार्टी के लोगों को इन्वाइट करके दूसरी पार्टी के खिलाफ गलियारे वाला काम करना। और तो और यहाँ पर ये लोग सिर्फ इसी चीज़ से नहीं रुकते, इन्होंने हमारी मीडिया को भी पेनिट्रेट कर रखा है। मीडिया के साथ साथ इन्होंने जो सोशल मीडिया है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर रखा है। ये कैसे खेल खेलते हैं? ये ऐसे खेल खेलते हैं कि कोई भी नॉन सेंसिटिव इशू भी जो होगा, उस नॉन सेंसिटिव इशू को भी ये इस प्रकार से बढ़ावा देंगे उसको अपने फेक अकाउंट्स के थ्रू, जो कि ट्विटर से लेके जो आज की डेट में एक्स कहलाया जाता है, वहाँ से लेके फेसबुक तक और यूट्यूब तक, कि वो
एक ऐसा नरेटिव क्रिएट हो जाए कि इससे बड़ा सेंसेशनल इशू भारत में तो उस समय कुछ है ही नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चंद महीने पहले आप सभी ने एक भारत में पागलपन देखा था कि हमारी जो नोएडा में बैठी हुई बेअकल मीडिया है, वहाँ से लेके जितने भी सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से लेकर सारे यूट्यूब वाले जो थे, एक ही चीज़ पे चर्चा कर रहे थे। आपने देखा होगा कि वो जो चर्चा हो रही थी वो प्राइमरीली हो रही थी एक लेडी को लेकर जिसका नाम था सीमा हैदर। सीमा हैदर जो थी वो कहने के लिए कि पाकिस्तान से आई थी और उसने यहाँ पर आकर कोई जो है किसी मर्द से विवाह कर लिया और वो भारत में एक पाकिस्तानी जासूस के नाम से रह रही थी। आई एम सर्टन कि आप सभी ने वो जो है पूरी घटना को सुना होगा और ये चीज़ को जांचा भी होगा। लेकिन अब आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, उस समय हमारी ये जो मीडिया थी, ऐसा बावलापन उस मीडिया में क्रिएट हो गया कि वो बावलेपन के तहत पूरी की पूरी मीडिया केवल एक सिंगल पॉइंट एजेंडा चला रही थी। और ये चीज़ बिना सोचे समझे कि इस चीज़ को बढ़ावा देने के कॉन्टेक्स्ट में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल था। चाइना ने जिस प्रकार से फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, यूट्यूब से लेके पूरे के पूरे आपका जो एक्स जिसको ट्विटर कहते हैं, वहाँ पर जब सीमा हैदर फैला दिया तो उसके बाद पूरा एक महीना भारत की जनता के पास तो सीमा हैदर को छोड़ के कोई इशू ही नहीं था। मीडिया जो है सुबह खड़े होकर सीमा हैदर सो के उठ गई, सीमा हैदर अब जो है खाना खा रही है, अब वो चावल पका रही है। आप मानसिक तौर से पागल हैं क्या? आप मीडिया हैं, आपका रोल क्या है देश में? देश में इश्यूज को उजागर करने का है या चाइना का एजेंडा चलाने का है? तो आप इस चीज़ को समझिए। बिना सोचे समझे चाइना आज की डेट में टेक्नोलॉजी का मैनिपुलेशन करके इस प्रकार का एजेंडा चला रही है कि हमारे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि जिन इश्यूज़ के ऊपर हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि क्या वो इश्यूज़ एक्चुअल में बढ़ावा देने लायक भी थे या नहीं थे। और तो और चाइना ने आज की डेट में डीप फेक के सॉफ्टवेयर्स भारत में बनाकर जो है छोड़े हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह की एक जो आवाज़ है उसको बेसिकली मैनिपुलेट करके डीप फेक का एक नया वीडियो बनाकर वो ट्विस्ट करके वीडियो को जो है चलाया गया और प्रचार किया गया कि अमित शाह जो है एक पर्टिकुलर रैली में ये बात बोल रहा है कि भारत में अगर बीजेपी की सरकार बनती है आने वाले समय में तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई थी। अगर ऐसी बात किसी सार्वजनिक मंच पे बोली गई होती तो वो वैसे भी पब्लिक होती। ये डीप फेक के थ्रू वीडियो को मैनिपुलेट किया गया, कहीं ना कहीं की टुकड़ियां जोड़ जोड़ के एक फेक वीडियो बनाई गई। इसीलिए आप देखिए कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर FIR भी दर्ज करी है। लेकिन आप इस चीज़ को समझने की फिर से कोशिश कीजिए, ये टेक्नोलॉजी भारत में इतनी आज की डेट में कॉमनली अवेलेबल कैसे है? ये टेक्नोलॉजी का कोई भी दुरुपयोग करके इस प्रकार की हरकत कैसे इतने सरल तरीके से कर पा रहा है? ये है असली एजेंडा प्रोजेक्ट 1376 का। ये है उस गेम का पूरा हिस्सा जो चाइना बेसिकली भारत में नंबर 1 चलाना चाह रही है। आज की डेट में आप मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स उठा के देखिए या यूट्यूब पे जितने भी आज की डेट में डिस्कशन हो रहे हैं उनको देखिए। चाइना का एक और एजेंडा चल रहा है कि भारत में पिछले चुनावों के दौरान इस चुनाव में जो पहले दो फेजेस में चुनाव हुए, उन चुनावों में वोटिंग परसेंटेज घट गई है। देखिए, अब आप एक चीज़ को समझिए, वोटिंग परसेंटेज घटी हो या वोटिंग परसेंटेज बढ़ी हो, ये चीज़ की एनालिसिस के ऊपर चर्चा तब की जाती है जब चुनाव खत्म हो जाए। उसके बाद जब आपके पास एक होलिस्टिक पिक्चर होती है कि भाई 5 से 6 फेजेस में जो चुनाव हुआ, उन चुनावों में जो भी बेसिकली उस समय जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न रहा उसके बेसिस पे क्या निर्णय आया लोगों की तरफ से। लेकिन अब आप इस गेम को समझिए, ये डेलिब्रेट लेवल पर जो डिस्कशन चलाई जा रही है कि चुनाव में पिछले मुकाबलों के दौरान वोटिंग परसेंटेज घटी है तो इस फलानी पार्टी को फ़ायदा होगा, फलानी पार्टी को नुकसान होगा। ये एक प्रोजेक्ट 1376 के तहत हमारी मीडिया चुपचाप एक एजेंडा चाइना का बिना चाइना के बोले ये चीज़ करती जा रही है। आज की डेट में चाइना सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं रुका। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक नाम बताता हूँ। एक बहुत ही प्रसिद्ध बड़ा वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, इनका नाम था राजीव शर्मा। ये विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए थे, वही विवेकानंद फाउंडेशन जो बेसिकली अजीत डोवल चलाते। और इस विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति राजीव शर्मा जो है, इनको दिल्ली पुलिस ने चंद महीने पहले अरेस्ट किया था। अरेस्ट इस कारण से किया क्योंकि उस समय इनके पास इंफॉर्मेशन आई इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से दिल्ली पुलिस को कि राजीव शर्मा जो है बेसिकली संस्थाओं के साथ जुड़कर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेके चाइना के एक एजेंट किंगशी नाम की एक व्यक्ति जो है, लेडी जो हैं, जो नेपाल से ऑपरेट कर रही हैं, उसको इन्फॉर्मेशन सारी वो प्रोवाइड कर रहे थे। इनका पूरा का पूरा नेक्सस का बंडा फोड़ हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि विवेकानंद फाउंडेशन जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा बनाई गई फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन में इस व्यक्ति की एंट्री इस प्रकार से हुई कैसे?
विवेकानंद फाउंडेशन में एक पॉइंट पर आके राजीव शर्मा के जितने भी आर्टिकल्स और पेजेस थे वो सारे उन्होंने उनकी वेबसाइट से रिमूव करे। यानी कि भारत के आज की डेट में सिस्टम्स अभी तक उस लेवल के बने नहीं हैं कि ये जो चाइना का इस प्रकार का सबवर्जन चल रहा है और सैबोटाज चल रहा है जो डे टू डे लेवल पर हम देख रहे हैं, इसको रोक पाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाइना आज की डेट में एक चीज़ और कर रही है, वो आज की डेट में जानबूझ के पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, मालदीव में अपने वर्करों को भेज रही है। इन वर्करों को भेज के चाइना वहाँ पर ये चीज़ उनको सिखा के भेज रही है कि आपको वहाँ पर सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जाना, आपको भारत के खिलाफ जो गतिविधियाँ उस देश में हो रही हैं उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रोजेक्ट 1376 है ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट 1376 का अब नए नए खुलासे हो रहे हैं कि इसका और किस तरीके का मैनिफेस्टेशन चीन ने अपने दिमाग में सोचा था। आज की डेट में अगर आप देखें तो हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट उठी। वो न्यूज़ रिपोर्ट का टाइमिंग देखिए। न्यूज़ रिपोर्ट आई कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भारत के जासूसों को अपने देश से बोला था कि आप हमारे देश को छोड़ के जाइए, क्योंकि आप जो है किसी प्रकार के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे थे जो कि आपको एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए थी। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो 2020 का इंसिडेंट था जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, इस इंसिडेंट के बारे में जब ऑस्ट्रेलिया ने और भारत ने दोनों ने एक साइलेंस और सीक्रेसी मेंटेन करी, इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन का इस समय पे रिवीलेशन होना, इसका टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये मत भूलिएगा, ये टाइमिंग वही है अभी हाल ही में 4 दिन पहले जो मैंने आपके साथ पिछला वीडियो बनाकर शेयर भी किया था कि जिसमें जो है अभी अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि भैया गुप्तवंत सिंह पन्नू को जो है मारने के लिए भारत ने कोई अधिकारी भेजे थे। आप गेम को समझिए। यहाँ पर वो वाली अमेरिका की रिपोर्ट का डिस्क्लोजर होना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जब भारत चुनावी मुद्दे में डूबा हुआ है, उस मुद्दे को अभी ख़त्म हुए हुए समय हुआ ही नहीं था कि तुरंत ये ऑस्ट्रेलिया वाला इशू 2 दिन पहले उठा देना। इन सारी चीज़ों को आप लिंक कर कर एक लार्जर थॉट प्रोसेस में समझने की कोशिश कीजिए। चीन का गेम बड़ा सिंपल है। चीन आज की डेट में ये जो अमेरिका का एपिसोड और ऑस्ट्रेलिया का एपिसोड आपके सामने अभी हाल ही में दोनों चीज़ें हुई, इसके थ्रू क्या अचीव करना चाह रही है? चीन एक सिंपल चीज़ अचीव करना चाह रही है कि भाई वो भारत की जनता को चुनाव के दौरान, इस चुनावी एक्सरसाइज के दौरान, इस चुनावी त्यौहार के दौरान दिखाना चाह रही है कि भारत की इज्जत बड़े बड़े वेस्टर्न कैपिटल्स में, ऑस्ट्रेलिया से लेके यूनाइटेड किंगडम से लेके कनाडा और अमेरिका में कुछ नहीं है। क्योंकि भारत की जो अभी पिछले 10-12 सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई इमेज बनी है, वो इमेज ये लोग डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई इमेज रियलिटी में है ही नहीं। क्योंकि भारत की इमेज वो दिखाना चाह रहे हैं जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि आपके सामने जो प्रचार किया जा रहा है उस प्रचार के खिलाफ देखिए ये जो फैक्ट्स हैं। तो ये सारी जो आज की डेट में चीन की तरफ से की गई गतिविधियां हैं, अगर आप इनको ध्यान से एक पैटर्न के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो चीन का प्रोजेक्ट 1376 जो चल रहा है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य केवल और केवल एक है। और वो उद्देश्य सिर्फ ये है कि भारत के अंदर भारत की डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए डेमोक्रेसी का ही सहारा लिया जाए और साथ ही में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस पूरे प्रोसेस को और अग्रेसिव तरीके से बढ़ाया जाए। तो आई होप आपके आसपास की जो ये चीज़ें अब चल रही हैं, आपके आसपास के ये जो एजेंडाज और नैरेटिव्स बन रहे हैं दिन पर दिन, अब आपको इस वीडियो के देखने के बाद उन एजेंडाज और नैरेटिव्स को समझने में और सरलता होगी। और ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपना डे टू डे व्यवहार करें या कोई भी आप अपना एक जजमेंट बनाएं, तो वो जजमेंट निष्पक्ष फैक्ट्स के बेसिस पे बनाएं। उस जजमेंट में किसी बंदे की इस प्रकार की दी गई नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कभी भी अगर आप किसी का जजमेंट सीधा का सीधा उठा के ले लेते हैं कि वो जजमेंट एक्चुअल में उस व्यक्ति का है या एक लार्जर बड़ी शक्ति चीन जैसी जो उस बंदे के थ्रू आपका एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको ये चीज़ें जो हैं और क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।